नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और देश और दुनिया की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज और द्वारका इलाके के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दमकल विभाग स्पेशल स्टाफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। एहतियात के तौर पर कॉलेज और स्कूल को खाली करा लिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हर कोने की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमकी किसने दी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए तकनीकी टीम भी काम कर रही है। स्कूल और कॉलेज प्रशासन ने बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। जांच पूरी होने तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, यह आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें कि 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल कॉलेज खाली कराकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को अब तक कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा है, कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका का थॉमस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। जांच की गई। स्कूल कॉलेज को खाली कराया गया। जांच शुरू की गई। इस दौरान कुछ भी ऐसा पुलिस को संदिग्ध नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके कि जो धमकी मिली है वो सच है। तो दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। द्वारका के थॉमस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि अगर ऐसे कुछ भी वस्तु दिखती है या मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। फौजा सिंह, जिन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक माना जाता था, उनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा करते हुए कहा कि फौजा सिंह जी का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने उम्र को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और दुनिया को दिखा दिया कि मजबूत इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। फौजा सिंह ने अपने जीवन में कई मैराथन में भाग लिया और अपनी फिटनेस और जज्बे से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। खेल जगत में भी उनके जाने से शोक की लहर है। लोग उन्हें एक ऐसे धावक के रूप में याद कर रहे हैं जिन्होंने उम्र को पीछे छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फौजा सिंह की मेहनत और जुनून हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार सुबह शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के दौरान बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं और अभिवादन पहुंचाया। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा कि आज सुबह बीजिंग में अपने साथी SCO विदेश मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से अवगत कराया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। सूत्रों के अनुसार जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत नेतृत्व स्तर पर संवाद की बेहद अहम मानता है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में सीमा विवाद और व्यापारिक तनाव के बावजूद भी बातचीत जारी रखने की कोशिश की जा रही है। बीजिंग में ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब SCO जैसे बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों के नेताओं के बीच संवाद को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में पूरी तरह जंगल राज था
उस वक्त बिहार बदनाम और बीमार राज्य बन गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन 15 सालों में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ, उद्योग धंधे ठप हो गए थे और लोग परेशान थे। नित्यानंद राय ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी को बिहार से खास लगाव है और इसके चलते वो बिहार में उद्योग धंधे फिर से खड़े कर रहे हैं और राज्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोगों को अब जंगल राज नहीं, विकास चाहिए और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव है। राय ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ बयानबाजी करते हैं लेकिन जमीनी काम नहीं करते। बिहार के लोगों से उन्होंने अपील की है कि वे विकास के रास्ते पर सरकार का साथ दें। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और अत्याचार भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था, उस समय की स्थिति भी उनको याद करनी चाहिए और आज की स्थिति देखकर उनको प्रसन्न होना चाहिए कि आज बिहार में विकास है। उस समय विकास भी नहीं हो रहा था और जंगल राज भी था, अपहरण का धंधा चलता था। आज बिहार से पलायन की बात लोग करते हैं तो वह पलायन की अवधि भी वही थी, यहाँ से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि हाँ उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे, व्यापारियों का अपहरण हो रहा था। बिल्कुल। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ये बैठक राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री सुभाष बर्दवाल के आग्रह पर बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य तौर पर उन आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण कर चर्चा हुई जो अब तक चिन्हीकरण से बाहर है और जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को मिलने वाली सम्मान पेंशन को बढ़ाने और पेंशन प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन विभागों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर लापरवाही हो रही है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में कुल 12 से 13 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 3-4 मुद्दों का तुरंत समाधान भी निकाल लिया गया। बाकी मांगों को लेकर जल्द ही शासनादेश लाने और कैबिनेट कमेटी बनाने पर विचार हो रहा है। बर्थवाल ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री इन मुद्दों को समीक्षा करेंगे और आंदोलनकारियों के हित में उचित फैसले लेंगे। इससे आंदोलनकारियों में उम्मीद जगी है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको लाभ दिलाने के लिए जो है परिषद ने एक कदम उठाया और गृह सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई वहाँ पर, जिसमें जो है मेरे आग्रह पर ये बैठक हुई थी। और उसमें कुछ बिंदु थे, जैसे बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी वो अभी भी जो है चिन्हीकरण के दायरे से बाहर हैं और उनको वो तमाम लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो लाभ जो अंदर राज्य आंदोलनकारियों को मिलते हैं। पेंशन का मसला है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ, उसको जो है आगे बढ़ाने की दिशा में बात कही गई। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की तमिलनाडु के सलेम से बड़ी खबर सामने आई है। यहां अज्ञात बदमाशों ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की प्रतिमा पर काला रंग फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल मच गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को ढक दिया, जांच शुरू कर दी। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस हरकत के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। डीएमके कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर गुस्सा है। उन्होंने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। करुणानिधि तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और डीएमके पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक रहे हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी कड़ी निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। मुंबई में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिग्गज कंपनी टेस्ला ने आज अपने पहले शोरूम का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद इस मौके पर पहुंचे और टेस्ला शोरूम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही टेस्ला ने भारतीय बाजार में अपनी आधिकारिक शुरुआत कर दी है। टेस्ला का यह कदम भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को और भी मजबूती देगा।
उद्घाटन समारोह में कई उद्योगपति और बड़ी हस्तियां भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि टेस्ला का महाराष्ट्र में आना राज्य के लिए गर्व की बात है और इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। टेस्ला के आने से देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। टेस्ला की कारें अपनी तकनीक और पर्यावरण हितैषी तकनीक के लिए जानी जाती है। कंपनी का लक्ष्य है आने वाले समय में भारत में और भी शोरूम खोला जाए ताकि राज्य से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग अपना सके। उद्घाटन के बाद लोगों ने शोरूम में टेस्ला की नई मॉडल्स को देखने में काफी रुचि भी दिखाई। तो मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम खुल गया है और शोरूम के खुलने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन इसका विरोध भी किया जा रहा था। मुंबई में खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने एक तरफ से इसे इस तरह से गिनाया कि राज्य में अब लोगों के लिए रोजगार बढ़ जाएगा। लोग जो यहां पर कह रहे थे, बार बार रोजगार की समस्या उठा रहे थे, तो वो महाराष्ट्र में रोजगार पर उन्होंने जोर दिया कि टेस्ला कंपनी के आने से अब राज्य में रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार तो गर्म है, लेकिन बयानबाजी का दौर भी शुरू है। खैर, अब देखना है कि टेस्ला कंपनी जब महाराष्ट्र में अपना पहला शोरूम लगा ली है तो इसे कितना लाभ मिलता है, और इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि आखिर रोजगार की बात जो सरकार कर रही है वो कितना हद तक सच हो पाता है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बालासोर के छात्र की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वो इस घटना से बेहद ही दुखी है, मर्माहित है। उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल से कॉलेज प्रशासन और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है जो छात्र की याचिकाओं पर समय रहते कार्रवाई करने में विफल रहते हैं। पटनायक ने कहा कि अगर छात्र की समस्याओं पर पहले से ही ध्यान दिया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखद है और किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटनायक ने यह भी कहा कि राज्य में छात्रों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कदम उठाने, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। बालासोर के इस मामले को लेकर छात्र संगठन और विपक्ष ने भी कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विकास उर्फ जैकी और अंकित उर्फ केकड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी डकैती, चोरी, सेंधमारी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े 45 से ज्यादा मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के कुछ सामान और हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क और बाकी साथियों का भी पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस गिरफ्तारी से इलाके में आपराधिक घटनाओं में कमी आने की उम्मीद भी जताई गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को बताएं। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में 15,000 का इनामी आसिफ भी शामिल है, जिसके पैर में गोली लगी है। घायल आसिफ का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आसिफ और उसका साथी राशिद गुलावटी क्षेत्र में चोरी और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आसिफ पर मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। गुलावटी पुलिस ने
सैदपुर रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आसिफ को घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि राशिद को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने कहा कि इलाके में अपराध रोकने के लिए ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर उनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। कुलावटी पुलिस तथा स्वाट देहात की टीम द्वारा सैदपुर फ्लाईओवर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध दिखती हुई पल्सर को जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने अपनी गाड़ी को बरमनपुर के खड़ंजे की तरफ मोड़ दिया। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख उन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरा बदमाश साथ में था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान आसिफ पुत्र पप्पू जो कि मुडाली थाने का रहने वाला है जनपद मेरठ का, तथा दूसरा व्यक्ति उसका नाम राशिद पुत्र नौशाद जो कि हापुड़ का रहने वाला है उसके रूप में हुई है। जो आसिफ है इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है तथा राशिद के पास से एक नाजायज चाकू बरामद किया गया है। जब विस्तृत जानकारी इनके बारे में की गई तो पता चला कि ये जो आसिफ है ये एक शातिर किस्म का चोर एवं लुटेरा है। इसके ऊपर 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं तथा हाल में ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये जो घायल है इसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। उरई कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर में शराब के नशे में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक बेटा अपनी मां से झगड़ा कर रहा था। जब पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो उसने गुस्से में आकर तमंचे की बट से पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से पिता लहूलुहान होकर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पिता को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है और आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी बेटा अक्सर ही शराब पीकर घर में विवाद करता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत दें ताकि उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके और परिवार को न्याय मिल सके। दारू पी तो लड़का आया, माँ से लड़ रहा था तो हम बीच में कहा हमने क्यों रात में हल्ला मचा रहे, तो माँ को छोड़ा बस हमारे निकल गया, गिराबान पकड़ के पटक लिया और मार दिया। किससे मारा है? कट्टे की बट से। तमंचे की बट से मारा है। तो इसके पहले पता नहीं था कट्टा उसके पास रहता? नहीं, हमें कोई जानकारी। हम होटल में रहते थे। अभी 1 तारीख को होटल भैया किराए पे दे के आए हैं। अच्छा जी। किस बात को लेकर के मारा? रुपया मांग रहा था माता जी से जुआ खेलने के लिए। अच्छा, जुआ के लिए मांग रहा था। हार गया होगा तो माता जी को फटका रहा था दारू पी के। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, कुतवा भी होके आ रहे। दारू पी तो लड़का। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में आज अचानक बारिश होने से मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी है। बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश होने की संभावना जताई है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानी भी हो रही है। हालांकि मौसम ठंडा होने से लोगों ने मौसम का मजा भी लिया। दुकानों और घरों की छतों से बारिश का पानी गिरता नजर आया। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश का यह सिलसिला कुछ इलाकों में अगले कुछ दिन जारी रह सकता है। प्रशासन ने भी जरूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि जलभराव से ज्यादा परेशानी ना हो। उत्तराखंड में इस साल मानसून ने पहाड़ों और मैदानों में कहर बरपा रखा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार नुकसान थोड़ा कम हुआ है। अब तक बारिश से 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता है।
मवेशियों और फसलों को भी नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश में मानसून के दौरान 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हुई थी, जिनमें ज्यादातर खोल दी गई है, लेकिन 75 सड़कों को खोलने का काम अब भी जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सरकार ने जिला अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं और आपदा राहत के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जारी कर दिया गया है। फिलहाल अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, जिससे मैदानी इलाकों में उमस बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने 19 जुलाई के बाद फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर घटना को लेकर एक्सपर्ट का कहना है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेंगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेन है उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। फिर भी एकाध दुक्का तो मिलेंगी, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है। आज और कल के लिए उनमें एकाध दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर की विद इन आवर्स मिल जाता है। तो इसी तरह की एक्टिविटी है। तो ऑलरेडी अच्छी रेन मिल रही है और इसके बाद जाएंगे आगे 14-15 के बाद देखेंगे 16 या 17 में भी। तो उसमें भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना कि एकाध दुक्का जो है हैवी रेन मिलेगी और बाकी जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो जारी रहेगी, वो मिलती रहेगी। तो इसी तरह की स्थिति है। बाकी मैं कहूँगा कि जो बढ़ने की संभावना है बारिश की एक्टिविटी की, वो 19 तारीख के बाद रहेगी। तो 20, 21, 22 में अभी दिख रहा है कि अच्छी एक्टिविटी रहेगी, जिसमें वेरी हैवी रेंस है और ज़्यादा जगहों पे मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति वो दिख रही है। तो हालांकि थोड़ा दूर है अभी, तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो भी फिर आगे वार्निंग को उसकी ज़रूरत होगी तो वो देंगे। तो लेकिन जो 4 से 5 दिन है उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की मध्यम तक की अनेक जगहों में वो मिलेगी। और साथ एकाध दुक्का डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बोले अभी, तो उनमें जो है हैवी रेंस की संभावना है। तो येलो वार्निंग तो हमने वो रखी हुई है, डे टू डे में अगर देखेंगे तो वो रखी गई है। आपदा के कारण जो अब तक मृत्यु है वो 24 लोगों की मृत्यु हुई है कुल प्रदेश में, और कुल 8 लोग लापता है, जिनके खोजबीन के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में अगले 2 दिन तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्याएं भी हो सकती है। प्रशासन ने नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को भी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के दौरान लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन भी बढ़ सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। दिल्ली वालों के लिए यह बारिश गर्मी में राहत जरूर लाएगी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें थोड़ी सतर्कता भी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर अलर्ट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली वालों को अगले 2 दिन छाता और रेनकोट साथ रखना जरूरी होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।